मैं रघुवंश शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 11 की अधिकोषण तत्व बैंकिंग में धातु मुद्रा के दोष, डिमेरिट ऑफ मेटेलिक मनी। देखते हैं कि धातु मुद्रा के क्या दोष हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। धातु मुद्रा के निम्नलिखित दोष होते हैं। निम्नलिखित दोष हैं। पहला है बहुमूल्य धातुओं की बर्बादी। पहला है बहुमूल्य धातुओं की बर्बादी, यानी कि जो धातु मुद्रा होती हैं वो धातुओं की बनी होती है। जैसे इसमें धातुएं सोना है, सोना, चांदी और तांबा आदि बहुमूल्य धातुओं की जो ये धातु मुद्रा होती है बहुमूल्य धातुओं की बनी होती है। क्योंकि ये जो सोना, चांदी एवं तांबा है ये पुराने जमाने में जब राजाओं की राज्य हुआ करती थी तब ये सिक्का ज्यादा इसके सिक्के प्रचलन में थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है और इन जो है ये जो धातुएं हैं इनकी कमी होने लगी धीरे धीरे। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो एल्युमिनियम वगैरह के सिक्के चलाए जाते हैं, इन सिक्कों का प्रचलन कम होता है। हालांकि जब बहुमूल्य धातुओं बर्बादी से मतलब क्या है कि जो चांदी या सोने के सिक्के होते थे वे जब चलन में रहते थे तो उनमें घिसावट होती थी। उनमें जब घिसावट होती थी तो जितने के सिक्के जितनी उसकी कीमत होती थी, मान लिया कि जब वह सिक्का प्रचलन में था यानी कि जब उसको ढाला गया, जब वह सिक्का बनाया गया तब उसकी कीमत ज़्यादा थी, कुछ जो भी कीमत रही हो, और उसके बाद में उसकी धात्विक कीमत ज़्यादा थी। जो धात्विक कीमत है वह अधिक थी। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे चलन में रहे वैसे उनकी धातुओं में घिसावट होती रही और वे उनका जो है जो धातु है उनमें कमी होती गई। और तो जितनी उनकी कीमत तब थी जब वो सिक्के ढाले गए थे उनकी कीमत अब नहीं है। जब वो चलन में है तो उनके घिसावट होने के कारण उनमें कीमत में उनकी जो धातु में कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, अधिक महंगी। दूसरा पॉइंट है अधिक महंगी। देखिए हमने इससे पहले ही बताया है वीडियो में, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे, कि जो धात्विक मुद्रा होती है उसका धात्विक मुद्रा का अंकित मूल्य यानी कि जो मूल्य उस पर लिखा होता है, मुद्रा का अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य बराबर होता है। देखिए जो धात्विक मुद्रा है ये 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का है, 1 रुपये का, तो उसमें 1 रुपये की धातु लगी होती है। यानी कि इसका अंकित मूल्य जितना इस पे सिक्के पे मूल्य पड़ा हुआ है उसका वास्तविक मूल्य भी उतना है। यानी कि उसकी रियल में कीमत वास्तव में उतनी ही कीमत है जितने का उस पे रेट जितने का मूल्य इस पे लिखा हुआ है। ये 10 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का जो सिक्का है तो उस पर 10 रुपये की उसमें धातु लगी हुई है। यानी कि इसका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य बराबर होते हैं। तो ये यदि ज़्यादा मात्रा में पैसों की आवश्यकता हो तो देश को यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महंगी प्रणाली है, क्योंकि जितनी धातु का उपयोग करेंगे हम उतनी ही धनराशि हमको प्राप्त होगी। हालांकि जो पत्र मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा यानी जिसे नोट बोलते हैं, उसका जो अंकित मूल्य होता है वह उसके वास्तविक मूल्य से
बहुत अधिक होता है। यानी इससे मतलब ये है कि यदि 2000 रुपये जो नोट है, 2000 रुपये की जो नोट है उसका जो वास्तविक मूल्य है, यानी कि जो इसमें 2000 रुपये का जो कागज लगा हुआ है, 2000 रुपये की नोट में कागज लगा है, वह जितने का है, जितने का वह कागज है वह उसका वास्तविक मूल्य है। तो 2000 रुपये का एक ये प्रतिज्ञा आरबीआई कर देता है, बैंक जो आरबीआई है अपने यहाँ का केंद्रीय बैंक है, वह प्रतिज्ञा कर देता है उसके जो गवर्नर है कि मैं धारक को 2000 रुपये को अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन पता चला ये जो इसकी कीमत कितनी है, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये, और इसका वास्तविक मूल्य कितना है 10 रुपये। इस कागज का वास्तविक मूल्य कितना है 10 रुपये। तो जो पत्र मुद्रा होती है उसका वास्तविक मूल्य जो है अंकित मूल्य से काफी कम होता है, और धातु मुद्रा का वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो गए पत्र मुद्रा एवं धातु मुद्रा। अच्छा, जो पत्र मुद्रा है इसका निर्गमन 1 रुपये 2 रुपये से ऊपर जितने भी नोट हैं, ऊपर जो भी नोट हैं, यानी 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई निर्गमित कर सकता है। आरबीआई बैंक जो है उसके द्वारा निर्गमन हो सकता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे बात है 2 रुपये से ऊपर के सभी नोट। तो 1 रुपये का नोट कौन निर्गमन करता है? 1 रुपये का जो नोट है उसका निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार निर्गमित करता है, भारत सरकार के द्वारा निर्गमन होता है इसका, और इस पर भारत सरकार के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, इस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। वित्त सचिव के इस पे हस्ताक्षर होते हैं। और एट प्रेजेंट हमारे वित्त सचिव हैं NK सिंह। ये हमारे वित्त सचिव हैं। सर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है वो विकल्पी में क्वेश्चन पूछ ले कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो वित्त आयोग की इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी वित्त आयोग की। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इस समय जो ये वित्त आयोग के सचिव हैं वो NK सिंह हैं, और ये 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इससे पहले 14वां वित्त आयोग चल रहा था। 14वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। इसके अध्यक्ष YV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। तो वित्त आयोग, तो 1 रुपये का जो नोट है उसका निर्गमन वित्त आयोग यानी भारत सरकार करती है। उस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, जो प्रेजेंट टाइम में NK सिंह हैं। और बाकी 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उनका निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और एक बात बता दें, 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की नोट का निर्गमन आरबीआई कर सकता है। आरबीआई जो बैंक है वह 10,000 रुपये तक की नोट का निर्गमन कर सकता है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ताकि इसमें इसकी स्थापना के बारे में काफ़ी डिटेल है, उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतने रखते हैं। तो जो धातु मुद्रा के दोष थे उसमें तीसरा पॉइंट है लाने ले जाने में कठिनाई। यानी कि जो धातु मुद्रा है वह वजन ज़्यादा होती है, यानी कि उसका जो वजन होता है वह अधिक होता है। क्योंकि धातु की बनी होती है तो इसलिए इसका वजन, धातु मुद्रा का वजन जो है अधिक होता है, इसलिए इसको लाने और ले जाने में असुविधा रहती है। काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इतनी आसानी से इसको लाया ले जाया नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है सुरक्षा संबंधी कठिनाई। सुरक्षा संबंधी कठिनाई से क्या मतलब है? क्योंकि यह जो है मुद्रा धातु की बनी होती है, और अब तो इस घटिया धातु की बनाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह है,
उसकी यह बनाई जाती है। यह मुद्रा घटिया धातु की ढाली जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में जब राजाओं की राज्य हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, तब यह धातु मुद्रा जो है सोने एवं चांदी, स्वर्ण, सोना, चांदी आदि जो बहुमूल्य धातुएं थी उन धातुओं की बनी होती थी। तो इसकी सुरक्षा में कठिनाई रहती थी। इसको यदि किसी के पास ज्यादा धातु मुद्रा है तो उसको जो है उसको सुरक्षित रखने में लोगों को कठिनाई होती थी। और क्योंकि इसमें जो धातुएं हैं ये बहुमूल्य धातुएं हैं और इनमें इनकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है लोच का अभाव। अगला पॉइंट है लोच का अभाव। लोच का अभाव से तात्पर्य यह है कि इसको धातु मुद्रा को देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार बदला नहीं जा सकता। जैसे यदि देश में कोई ऐसा संकट आ जाए जिससे कि ज्यादा मुद्रा की आवश्यकता पड़ जाए तो धातु मुद्रा से इसको जो है पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धातु मुद्रा का वास्तविक मूल्य एवं आंतरिक मूल्य दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसको धातु मुद्रा से पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यदि आर्थिक संकट है और धातु मुद्रा की से यदि उसको पूरा किया जा रहा है तो जितने की धातु लगाई जाएगी उतनी ही मुद्रा हो पाएगी, इसलिए धातु मुद्रा पर्याप्त नहीं है लोग इसको जो है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। अगला पॉइंट है बहुमूल्य धातुओं का अन्य कार्यों में उपयोग न होना। यदि ये जो है जो धातुएं हैं उनका उपयोग सिक्के ढालने में ही होता रहेगा, उनके ही सिक्के बनाए जाते रहेंगे, तो जो अन्य कार्य हैं, जो अन्य धातुएं, जो बहुमूल्य धातुएं, उनसे जो अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उन वस्तुओं को बनाने में इनका अभाव हो जाएगा और इनके अन्य वस्तुएं जो हैं उनमें दिन पर दिन कमी आती रहेगी। जैसे सोने चांदी, जो स्वर्ण और चांदी के अन्य आभूषण बनाए जाते हैं और बहुत सारी सी वस्तुएं हैं जो कि बहुमूल्य धातुओं की बनाई जाती हैं, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं। तो यदि लोग इनका जो है मुद्रा धातुओं की बनी होगी तो अन्य धातुओं का अभाव हो जाएगा। अगला पॉइंट है सुरक्षा में कठिनाई। सॉरी, यहाँ पे प्रयोग में कठिनाई है। देखिए आज कल के ज़माने में सब लोग देखते हैं कि एक तो सिक्के चलन में कम, लोग सिक्कों को जो धातुएं हैं, जो धातु मुद्रा है यानी सिक्के, इनको सिक्के ही बोलते हैं। तो सिक्कों को लोग जो है लेने में कठिनाई जो है हिचकिचाहट करते हैं। ग्राहक जो भी एक ग्राहक है दूसरे ग्राहक से सिक्के एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं लेता है। और फिर यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदने के लिए 20,000 रुपये की आवश्यकता है, 20,000 रुपये की यदि आवश्यकता है तो वह अगर 20,000 रुपये के सिक्के लेकर के जाता है तो पहली बात तो उसको ले जाने में काफ़ी कठिनाई होगी, और दूसरी बात है जो व्यक्ति है यानी जहाँ से वस्तु खरीदना चाह रहा है वह व्यापारी 20,000 रुपये सिक्के किसी भी मायने में लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको इन सिक्कों को रखना और उनको बचाना या उनकी सुरक्षा करना और अन्य जगह पर उसको ले जा करके उनका प्रयोग करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए ये प्रयोग के लिए उचित नहीं है, कठिनाई है। इसमें थोड़े बहुत सिक्के तो चलाए जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अधिक पैसों की आवश्यकता है, अधिक पैसों की कोई वस्तु खरीदनी है तो उसको फिर इन धातु मुद्रा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। और अब आगे हम देखते हैं मुद्रा ढलाई या
टंकड़। मुद्रा ढाल या टंकड़ यानी कॉइन्स, ये क्या होता है? तो मुद्रा ढालने की यानी कि जो सिक्के हैं, तो सिक्कों को ढालने की जो क्रिया होती है, सिक्कों को ढालने सिक्कों को ढालने की क्रिया को ही टंकड़ कहते हैं, को टंकड़ कहा जाता है। या दूसरी भाषा में कह लें, दूसरे अर्थ में कह लें कि सिक्कों को बनाने की जो प्रक्रिया है वही टंकड़ कहलाती है। सिक्कों को बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? टंकड़ है, वह टंकड़ है। अच्छा, हम इससे पहले बता चुके हैं कि सिक्के जो है वह भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अब उन पे जो है तो भारत सरकार को ढालने का काम भारत सरकार के द्वारा होता है, ना कि आरबीआई के द्वारा, ना किसी बैंक के द्वारा। इसमें इन सिक्कों को बनाने में कई नियम होते हैं जो सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। नियम जो होते हैं तो सीमित आकार यानी कि यदि 1 रुपये का सिक्का है, यदि 1 रुपये का जो सिक्का है तो उस पे जितने भी 1 रुपये सिक्के हैं उन सबका आकार जो है समान होना चाहिए, समान। फिर से देखिए, यहाँ से सिक्कों की जो ढालने की क्रिया है वही टंकड़ कहलाती है। यानी जो सिक्कों को ढालने की जो क्रिया की जाती है, सिक्कों को ढालने में, वही टंकड़ है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं वह समस्त प्रक्रिया, जैसे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, वही टंकड़ कहलाते हैं। वह समस्त प्रक्रिया जिस प्रकार सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, वही टंकड़ कहलाता है। अच्छा, जो इस सिक्के ढालने के जो कुछ नियम होते हैं वो नियम इसमें रखने चाहिए। तो समान आकार यानी कि ये 1 रुपये का सिक्का है, रुपया 1 का जो सिक्का है, तो उस जितने भी 1 रुपये सिक्के हैं उसमें उनका आकार समान होना चाहिए। यानी कि जिससे कि पहचानने में, किसी भी व्यक्ति को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। ये 1 रुपये सिक्का है, जितने भी 1 रुपये सिक्के हों उनका आकार एवं प्रकार समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड जो है राज चिन्ह और सिक्के का मूल्य अंकित होना। जो सिक्के हैं उन पर कोई राज चिन्ह, जैसे कि देखते हैं सब लोग के सिक्कों पर राज चिन्ह जो है अशोक स्तंभ या किसी महापुरुष की तस्वीर जो है वो चिन्हित होती है, उसमें ढाली जाती है, साथ में उसका चिन्ह लगाया जाता है। और सिक्के का जो मूल्य होगा वह भी सिक्का ढालने के साथ में उसको लिख देना चाहिए, उस पर उसका जो है मुद्रण कर देना चाहिए कि इतने का यह सिक्का है, कोई राज चिन्ह और मूल्य। और अगला पॉइंट है निश्चित डिजाइन। किसी भी सिक्के को ढालने के से पहले या पहले से निर्णय लेना चाहिए या नियमित कर लेना चाहिए कि हमको जो हम सिक्का बनाने जा रहे हैं, जो सिक्का ढालने जा रहे हैं, वह सिक्का यदि 10 रुपये का जो सिक्का है तो इस सिक्के का डिजाइन जो है, आकार प्रकार किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा। और उन समस्त सिक्कों को, जितने सिक्के भी ये ढाले जाएंगे 10 रुपये के, उनका सभी सिक्कों का आकार प्रकार एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, जिससे कि इन व्यक्तियों को, लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से इनका प्रयोग बाजार में किया जा सके।